नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की। उसी में आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप जुड़े रहें इसको देखने के लिए। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट तक अवश्य देखें और इसे एक लाइक अवश्य दें। तो प्लीज़ वीडियो को अभी हटाइए मत, अभी सुनिए आराम से, देखते हैं, बातें करते हैं आज हम नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्यों इतनी ज़रूरी है, क्यों कोई व्यक्ति कहता है बनना चाहता है किसी देश का नागरिक, स्पेशली जहाँ पर वो जन्मा है, जहाँ पर वो रह रहा है, या जहाँ पर उसके माता पिता रह रहे हैं, वो वहाँ का किस तरीके से नागरिक कहलाएगा। नागरिकता क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्यों हमें नागरिकता चाहिए किसी देश की, या आप किसी और देश के नागरिक बनना चाहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, और नागरिकता के पूरे चैप्टर में हम ये चीज़ें जानेंगे कि नागरिकता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी राज्य, किसी भी देश में आप रह रहे हैं, वहाँ के सभी अधिकार आपके लिए खुले हुए होते हैं। आप उन सभी अधिकारों को पा सकते हैं जो जहाँ वो अधिकार आपको किसी और देश में नहीं मिलेंगे। हर देश या हर कंट्री अपने अपने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रोवाइड कराती है, जिससे उनके सारे जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहती हैं। इन आगे हम फंडामेंटल राइट्स में अपने में देखेंगे कि कौन कौन से भारतीयों को प्राप्त है और कौन कौन से विदेशियों को। देखिए, देश में रहने वाले लोगों की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके के लोग रहते हैं, देशी भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं। अगर जो देश के नागरिक हैं उनके लिए अधिकारों की जो सीमाएं हैं या जो अधिकार दिए गए हैं वो अलग हैं, और जो विदेशी हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं, पर उनके अधिकार उनसे थोड़े अलग होते हैं। तो वो एक अलग अलग जो प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, उन चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आप एग्जाम की दृष्टि से कुछ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि नागरिकता का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टफ है। अगर आप समझने की बहुत जल्दबाजी में से कोशिश करेंगे तो शायद क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप बहुत इत्मीनान तरीके से इसको बैठ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपका एक एक पॉइंट इसमें बहुत ही बारीकी से क्लियर हो जाएगा। तो नागरिकता जो है, हर व्यक्ति किसी देश का नागरिक इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह वहां के सारे अधिकार पा सके, ना केवल कुछ अधिकार बल्कि सभी अधिकार। अभी अगर आप देख रहे हो, कुछ समय पहले हम सीए और एनआरसी को लेके इतना जो बवाल मचा हुआ था, उसके पीछे भी यही कारण है। क्योंकि नागरिकता अगर आप किसी की समाप्त कर देंगे किसी भी कारण से, जो भी बदलाव किए गए वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी देश में कोई व्यक्ति बहुत टाइम से रह रहा है और अगर आप उसके अधिकार छीन लेते हैं या उसकी नागरिकता छीन लेते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए ये एक बहुत दुविधा का समय आ जाता है, और वो चाहता है कि मेरी नागरिकता किसी भी तरीके से ना छीनी जाए या ना कम की जाए, जो हमारे अधिकार हैं उनको बिल्कुल संरक्षण दिया जाए। तो नागरिकता का अर्थ यही होता है कि जिस देश में वो व्यक्ति रह रहा है उसको वहाँ के सारे राजनीतिक और सामाजिक या सिविल जो भी अधिकार हैं वो उसे सभी के सभी प्राप्त हो। राजनीतिक अधिकार की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी चुनाव वो लड़ सकता है, अपने मत का उपयोग कर सकता है। चुनाव की अगर मैं बात करूं तो किसी भी इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का हो, विधानमंडल का हो, पंचायतों का हो, कोई भी हो, उन सभी में वो खड़ा हो सकता है, वह जो भारतीय नागरिक होगा। सिविल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने सराउंडिंग में जो उसके लिए जरूरी चीजें होंगी, जैसे कि अगर एक बहुत छोटे लेवल पे हम बात करें, कोई एक गरीब व्यक्ति है और अगर वो राशन कार्ड लेके राशन की दुकान पर जाता है तो उसके पास एक भारतीय नागरिकता होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी जॉब में जाते हैं तो आपसे क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाता है, ताकि वो इस चीज को जज कर सकें और समझ सकें कि आप भारतीय नागरिक हैं, भारत सरकार द्वारा आप ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त हैं और इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप भारत की नागरिकता को आप ग्रहण किए हुए हैं, आप भारतीय नागरिक, कोई फ्रॉड इंसान नहीं है। इसीलिए तो सारे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं ये इसी के लिए होते हैं। नागरिकता अगर बात करें, पासपोर्ट बनने के लिए भी आपके सारे पीछे के डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, तब जाके आप एक देश के एक जो पासपोर्ट हर कंट्री में मान्य होता है वो तभी होता है कि ये बताता है कि आप उस देश के नागरिक हैं। तो आपके पास जितने भी अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, आप सभी अधिकारों को अपने को पा सकें। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। जो विदेशी होते हैं वो पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं, उनको अधिकार तो मिले होंगे कुछ कुछ, लेकिन वो पूर्ण सदस्य नहीं
नहीं होंगे। लेकिन राज्य में रहने वाले विदेशी जो होते हैं उनको सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उन अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। जो अधिकार है, मूल अधिकार, उनके बारे में पूरा डिस्कशन हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे। अभी सिर्फ हम नागरिकता के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भारतीय हैं उनमें कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अब समझिए, आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म के हो, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आपकी कोई भी जाति हो, किसी भी मूल वंश से आप संबंध रखते हो, आपका कोई भी लिंग हो, आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी उसके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, इस तरीके की चीज़ों में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अगर कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी है या ऐसा कोई काम है उसमें समता का अधिकार, मतलब सभी को समान अधिकार मिलेगा, ये कहता है आर्टिकल 16। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये सभी हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को सामने रख सकते हैं किसी के, उसी को हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार यही लिया जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 के तहत है। हालांकि पूरा हम जो हमारे मूल अधिकार हैं उन सबको हम पूरे अच्छे तरीके से नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कमी लग रही हो इसमें तो आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये भी भारतीयों को ही उपलब्ध है, जो 29 से लेकर 30 तक वर्णित किया गया है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा, मैंने आपको बताया अभी पहले कि राजनीतिक अधिकार के अंदर ये चीजें आती हैं कि वह व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है, मतदान कर सकता है। वो संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार, मतलब राजनीतिक अधिकार में ये सारे अधिकार आपके आ जाते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी उस व्यक्ति को ही होगा जो भारत का नागरिक होगा। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की योग्यता रखने का अधिकार भी किसको होगा, जो भारत का नागरिक होगा। ये सारी चीजें तो हो गई कि भाई अधिकार और नागरिक हैं अगर हम देश के तो हमें ये अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर हम संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करें, और ये संवैधानिक उपबंध हम बात करें नागरिकता के लिए, नागरिकता जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में वो भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता का वर्णन कहां से कहां तक संविधान में किया गया है। कई बार भाग पूछ लेता है और कई बार ये पूछता है कि अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नागरिकता का वर्णन 5 से लेकर 11 तक किया गया है और यह भाग 2 में किया गया है। नागरिकता के बारे में इसमें बताया गया है। संविधान के अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 5 इसको देखते हैं। ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने तक नागरिक होंगे आप, मतलब जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, या तो तब के बाद या फिर आप उससे पहले से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। या फिर आपके माता पिता कोई अविभाज्य भारत मतलब जो बटा उससे पहले से भारत में पैदा हुए हों, लेकिन शर्त यही है कि वो 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए अनुच्छेद 6 कहता है कि जो नागरिक पाकिस्तान से जब डिवाइड हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बने, तो जो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। ये क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिवीजन चाहिए होगा ना। लोग हमेशा तो रास्ता खुला नहीं रख सकते थे कि कभी भी यहाँ से लोग वहां जाएं, वहां से यहाँ जाएं। अगर ये नागरिकता का प्रावधान नहीं होता तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना इन चीजों को मैनेज कि कौन पाकिस्तान का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक है। लोग ऐसे ही आपस में आते जाते रहेंगे और आगे के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देती। तो पाकिस्तान से एक समय और डेट निर्धारित कर दी गई कि आप इस समय तक, इस डेट तक भारत में अगर आ जाते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। ये किसके लिए, ये अनुच्छेद 6 में कहा गया। अब है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान और फिर वापस भारत आने के लिए अनुच्छेद 7 ये कहता है या तो आप जो 1 मार्च 1947 के बाद आप या तो पाकिस्तान चले गए हो
तो अलग बात है, या फिर वहां से भारत आ गए हो तो आप भारत के नागरिक होने के लिए योग्यता रखते हैं, और कुछ प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग आप नागरिकता के लिए नागरिकता आप ले सकते हैं। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर भारत के बाहर कोई नागरिक रह रहा है लेकिन उसके बच्चे का जन्म जो हुआ है तो वो भारत से बाहर हुआ है, तो अब उसमें जन्म के समय या तो उसका माता पिता कोई भारत का नागरिक हो या फिर उसके दादी बाबा कोई भारत के नागरिक हो उसके जन्म के समय या जन्म से पहले से, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 9 कहता है किसी नागरिक ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने, सपोज करिए कोई व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है, सपोज करिए वो अमेरिका में रह रहा है और वो अमेरिका में रहते रहते उसे अगर वो 5 साल के लिए गया या 8 साल के लिए गया तो और उसने नागरिकता वहां की ग्रहण नहीं की, उसने भारतीय नागरिकता को नहीं छोड़ा, तो वो अभी भी भारत का नागरिक ही रहेगा। लेकिन अगर वो मर्जी से वहां पर रहकर वहां की नागरिकता को ज्वाइन कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी अपने आप खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिक इसी को कहेंगे कि स्वेच्छा से उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। अब आता है नागरिकता के जो अधिकार हैं वो किस तरीके से बने रहें, इसके लिए संसद जो है ऐसे विधानों का निर्माण कर सकती है, मतलब ऐसे कुछ नियम बना सकती है। संसद को ये भी अधिकार ये दिया गया था आर्टिकल 10 में, और आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद के पास अधिकार है नागरिकता से संबंधी जो विधियां हैं उनको वो चेंज कर सकती है, समय समय पर बदलना चाहे या बनाना चाहे, सभी विषयों पर वो कानून बना सकती है और उस पर सभी पर वो विधियों पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 11 के तहत संसद को ये एक शक्ति मिली हुई है कि वो जो हमारे नागरिकता को लेकर जितने भी विषय हैं उनके बारे में वो उसमें अपना कोई भी परिवर्तन ला सकती है। अब अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब और कब आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1955 में आया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद इसको लाया गया और इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से आप क्या क्या तरीके है, भाई नागरिकता ग्रहण करने के भी तो कुछ तरीके होते होंगे, तो नागरिकता ग्रहण करना मतलब अर्जन करना और इसको समाप्त करना, किस तरीके से इसमें प्रावधान है ये आर्टिकल ये बताया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कि आप किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं और किस तरीके से नागरिकता को आप समाप्त कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का पूर्ण नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका माता पिता कोई भारत का नागरिक है या था। ये पहले केवल पिता का था, बाद में इसमें संशोधन किया गया तो माता को भी इसमें माना गया। माता या पिता आपके कोई भी पेरेंट में से एक अगर भारत का उस समय पर नागरिक है तो आप भारतीय नागरिक कहे जाएंगे। इसमें जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन हुए हैं 1957, 8 बार संशोधन अब तक हो चुके हैं। 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 5 और 2015 समय समय पर संविधानों में संशोधन किए गए, नागरिकता संशोधन जो किए गए और उसमें काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब अगर हम बात करें नागरिकता के अर्जन की, तो नागरिकता के अर्जन के लिए 1955 का जो अधिनियम है उसमें 5 तरीके से नागरिकता के अर्जन की बातें करता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता 1955 के अकॉर्डिंग कितने तरीके से ग्रहण की जा सकती है, तो आप अगर उसमें ऑप्शन 5 है तो आपको 5 ऑप्शन टिक करना होगा। एक तो है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत तरीके से, तीसरा है पंजीकरण से और चौथा है प्राकृतिक तरीके से और 5वां है क्षेत्र एवं समाविष्ट करने के आधार पर। ये जो 5 तरीके हैं नागरिकता को अर्जन करने के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति इससे नागरिकता अर्जित कर सकता है। अगर हम जन्म की बात करें, जन्म का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब या उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि वो भारत से बाहर जन्म लेता है तो उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक उस समय तक होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें किसी शत्रु देश के लिए लागू नहीं होती हैं। वंशानुगत तरीके से अगर हम बात करें, वंशानुगत में यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक अगर हैं तो वो जो बच्चा होगा वो भारतीय नागरिक रहेगा, लेकिन तब तक जब तक वो 18 साल का हो जाएगा। अगर वो उसने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता भारत की त्याग दी तो फिर वो उसी देश का नागरिक हो जाएगा।
पंजीकरण के माध्यम से ये है कि आप नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा और किसी अवैध तरीके से आप प्रवासी भारत में ना रहे हों। अगला है प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके का मतलब है कोई अवैध रूप से आप भारत में ना रह रहे हो। और क्षेत्रीय समाविष्टि, इसका मतलब यह है कि कोई क्षेत्र भारत ने अपने हिस्से में अगर ले लिया है तो उसके सभी नागरिक एक निर्धारित तिथि के अनुसार भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब ये तो समझा हमने कि किस तरीके से नागरिकता का हम अर्जन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति के लिए। नागरिकता की समाप्ति के लिए भी 3 प्रावधान है: स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करना। स्वैच्छिक त्याग से सीधा मतलब है कोई भी व्यक्ति ये घोषणा कर दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ और वह नहीं रहना चाहता भारत का नागरिक, तो यह हो गया कि उसने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग दिया। बर्खास्तगी का मतलब होता है अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भारतीय नागरिकता उसकी अपने आप बर्खास्त हो जाएगी। वंचित करने का आधार यह है कि यदि कोई नागरिक फर्जी तरीके से या तो नागरिकता उसने ग्रहण करी हो या संविधान के प्रति उसने अपना कोई अनादर जता दिया हो या संविधान के प्रति उसकी जो निष्ठा है वो ना रही हो, और जब कभी भारत किसी युद्ध के दौरान पर भारत के शत्रु देश हैं उनके साथ वो मिलजुल के कोई काम कर रहा हो, भारत के खिलाफ कोई किसी देश में शामिल हो जाए, तो इन तरीकों से हम क्या होता है, इस तरीके से उसको भारतीय नागरिकता से हम वंचित कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राज्य हो या संघ हो, सभी के लिए एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं, इसीलिए हमारे जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया हम भारत के लोग, मतलब हमारे पास एक ही नागरिकता है। आप किसी भी राज्य में जन्म हुआ हो आपका, आप कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन आपकी नागरिकता एक है। तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अमेरिका की तरह यहाँ पर नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में है। अब अगर हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के बारे में, इसमें कहा गया कि दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उन सभी को विदेशी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब दोहरी नागरिकता का इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन अपवाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों को छोड़कर सभी उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता को प्राप्त कर सकेंगे। अगर दूसरे देश उनको अनुमति देते हैं कि आप भारत की नागरिकता के साथ साथ हमारे देश की भी नागरिकता ले सकते हैं, तो ये प्रावधान वहां पर लागू होगा। लेकिन भारत में इसके साथ क्या होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में ये लोग भाग नहीं ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो आप जो भारत के जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर ये लोग नियुक्त नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक जो होंगे भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने योग्य हैं। तो ये नागरिकता का एक चैप्टर था जो मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कुछ समेटने की इसमें कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नागरिकता थोड़ा सा टफ चैप्टर है, ये थोड़ा आगे जाके और ज़्यादा एलैबोरेट हो जाता है। 2019 में जो संशोधन हुए, 2005 में हुए, OCI कार्ड धारक क्या क्या है, ये फिर बहुत ज़्यादा वास्ट होता जाता है। मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से लेकर इसको इतना कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों को और डिटेल में से पढ़ना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मैं एक बार फिर कहूँगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।